चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक। हेलो बच्चों, क्लास 9 CBSE। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? अब भाई राजा राजा है, उसका बेटा राजा बनेगा और वो सारा कुछ जो चाहेगा वो करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है कि अब रहेगा मोनार्कल रूल ही, रहेंगे राजा ही, बट अब राजा के ऊपर एक नियम कायदे कानून टर्म्स एंड कंडीशनल अप्लाई वाला काम हो जाएगा। मीन्स अब उनके ऊपर मोनार्की भी रहने के बावजूद भी उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, संविधान लागू होगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 तक नेशनल असेंबली जो कि गठित हुई थी, कैसे गठित हुई थी आपको याद ही होगा, आप लास्ट वीडियो जाके फिर से देख सकते हो। वो टेनिस कोर्ट वाला ओथ आपको याद ही होगा। ठीक है, तो उसने 1791 में जाकर के उस असेंबली ने, उस संगठन ने क्या बनाया, वो या हम कहें वो 600 मेंबर ने सेकेंड और थर्ड स्टेट के, उनने क्या बनाया, संविधान बनाया। इट मेन ऑब्जेक्ट्स वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और उसका कहीं ना कहीं मुख्य जो एक एजेंडा था या हम कहें मुख्य काम था, जो असीमित पावर, असीमित ताकत किसको दी गई, मोनार्क को दी गई है, राजा को दी गई है, उसको सीमित किया जाए। These powers, instead of being concentrated in the hand of one person, were now separated and assigned to the different institution। जो कि अभी तक सब पावर सिर्फ एक के पास थी, एक अकेले व्यक्ति के पास थी, जो कि राजा था, लुई 16। अब क्या है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया गया। अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग हम कहें जो नए चीज़ें बनाई जाएगी, नए डेवलपमेंट्स किए गए हैं, नई चीज़ें बनाई गई हैं, उनमें डिवीज़न हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे क्या है कि आज कल हमारे देश में भी अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ना रहे, एक रूलर के पास ना रहे। जैसे क्या है कि न्यायिक व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, ठीक है, इस तरह के हैं, न्यायपालिका है बनी हुई, एक अलग संस्थान बना हुआ जो कि न्याय के विषय में देखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से तीन चीज़ें बनाई गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक जो काम कराएगी, एक लागू कराएगी और एक उस पर देख रेख रखेगी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे क्या हो गया, फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। अब फिगर देखो, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब फिगर को ध्यान से देखो, अब इस फिगर के ऊपर ही ज़्यादा कुछ डिपेंडेंस रहेगा। अब ये राजा है, ये मिनिस्टर्स हैं उसके, ठीक है। अब जो है नेशनल असेंबली, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 745 मेंबर हैं। और इलेक्टर जो वोट करेंगे वो कितने मेंबर्स को लेके आएंगे, देखो एक्टिव सिटीजन, एंटाइटल्ड टू वोट। एक्टिव सिटीजन जो कि लगभग 4 मिलियन होंगे, जो कि वोट करने का अधिकार था। एक्टिव सिटीजन मीन्स वो सिटीजन जिनको जो कि टैक्स पे करते हैं या जिनके पास अधिकार है, ठीक है, तो वो वोट करेंगे और वो 50,000 मेंबर्स को वोट इलेक्ट करेंगे। वो 50,000 मेंबर जाके 745 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। अब वो जो है एक्टिव सिटीजन्स वोट करेंगे और जुडिशरी के जज को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जज भी इलेक्टेड रहेगा, नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी इलेक्टेड रहेंगे, और वो कंट्रोल करेंगे किन्हें, राजा को कंट्रोल करेंगे और उनके मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे वो काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो पूरा पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास था, इसके पास था, ठीक है, किंग के पास था। अब उससे क्या हो गया कि अब वो कंट्रोल में आ गया, किसके, नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली में भी वोट करने का किनको अधिकार नहीं मिला, पैसिव सिटीजन। जैसे जो बच्चे, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो लोग जिनके पास जमीन, जो पैसिव सिटीजन्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला, जो कि लगभग 3 मिलियन लोग थे जिनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। बच्चों को, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। जिससे क्या है कि
अब जो कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, कायदे कानून बनेंगे, वो किसके पास चला गया? कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली के पास चला गया, वो सारा कुछ काम करने का। ठीक है, पावरफुल किसको बना दिया गया? नेशनल असेंबली को पावरफुल कहीं ना कहीं बना दिया गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, दैट इज अब विच इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब नेशनल असेंबली जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रही है, मैंने बताया पहले 50,000 लोग, जो लोग इलेक्ट करेंगे, वो 50,000 लोग जाकर के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, जो कि नेशनल असेंबली में जाएंगे। दिस दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सिटीजन डायरेक्टली मेंबर्स को नहीं वोट करते थे, वो किसको वोट करते थे? इलेक्टर्स को, जो इलेक्ट कर सके किनको? मेंबर को, उनको वोट करते थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो कि जाके किसको चूज करते थे? असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड राइट टू वोट, सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। ओनली मेन अबाउट 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ अ लेबर वीक। ठीक है, 25 साल के ऊपर के जो पुरुष हैं वो वोट करेंगे, और जो कि टैक्स पे कर रहे हो एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर्स वेजेस, अगर लेबर की 3 दिन की तनख्वाह जितनी होती है, अगर उतना टैक्स आप पे कर रहे हैं, ठीक है, और 25 साल से उम्र आपकी ज्यादा है, तब आपको वोट करने का अधिकार दिया गया है, और उनको एक्टिव सिटीजन माना गया है। क्या बोला गया है? एक्टिव सिटीजन। ठीक है, उनको क्या बोला गया? एक्टिव सिटीजन बोला गया। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं। फिर इन्हीं को वोट करने का अधिकार मिला था। द रिमेनिंग मैन, और बाकी जो पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं थी, या वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, एक तरह टैक्स जो नहीं पे कर रहा है, ठीक है, एंड ऑल वुमेन, और सभी महिलाएं, वेयर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन, उनको पैसिव सिटीजन बोला गया, मीन्स उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रखा गया, वो वोट नहीं कर सकते थे। To qualify as an elector, and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. अब आपको अगर इलेक्टर के रूप में सेलेक्ट होना है, या फिर असेंबली में जाके रहना बैठना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि जो एक वर्किंग क्लास है या गरीब आदमी है, वो टैक्स पेयर नहीं हो सकता है इतना बड़ा, तो सीधी सी बात है वो असेंबली में भी नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है उसका असेंबली में जाना। अब अब आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? इंसानों के अधिकार के बारे में, एंड सिटीजन राइट, और जो नागरिक हैं उनके अधिकार के बारे में। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हमें अपने जो हमारा जो मन है हम वो कर सकते हैं, जो कहना चाहें वो हम कह सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। वेयर स्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इन alienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। और ये सारे ऐसे सिद्धांत थे जो सबको, ऐसे अधिकार थे जो सब नागरिकों के पास थे, और उनसे कोई छीन नहीं सकता था। इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। और ये कहीं ना कहीं किसका वो था किसका किसका जो ये गवर्नमेंट थी, या हम कहें जो ये पावर जिसके पास थी, उसका ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को सुरक्षित करे और उनके अधिकारों को सुरक्षित करे। अब यहाँ पे दो सोर्सेस दिखाए गए। पहला सोर्स ऊपर देख लेते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया था? किसमें? राइट, अधिकार में। किसके? सिटीजन के, नागरिकों के और इंसानों के। Men are born and remain free and equal in right,
इंसान जन्म से आजाद रहेगा और उसके पास बराबरी का अधिकार है दूसरे इंसानों के, मीन्स स्लेवरी नहीं रहेगी। अभी क्लियर? द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचुरल एंड इनएनेबल राइट ऑफ मैन। देयर आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू द ऑपरेशंस। क्या है कि हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का यही सिद्धांत होना चाहिए कि जो सबको अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, ठीक है, सभी फ्री हों, सिक्योर हों, ठीक है, और किसी को भी दबाया ना जा सके। फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है? द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी resides in the nation. No groups or individual may exercise authority that does not come from the people. कोई भी, सबको बराबरी, सबको बराबरी का अधिकार। नो ग्रुप और इंडिविजुअल, कोई भी संगठन या कोई अकेला व्यक्ति मेक एक्सरसाइज अथॉरिटी डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, ऐसे कोई कृत नहीं कर सकता है जो कि लोगों के हितों में ना, ठीक है, या जो लोगों के अधिकारों में है उसको आप छीन नहीं सकते, ठीक। एक तरह से ये लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी, आजादी, इसका ये मतलब नहीं कि जो मन हो आप करो, ठीक है, तो वो तो कहा गया है जो मन है आप करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन हो आप करो, लेकिन एक सीमा में। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए मैं नाच रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाचूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तलवार लेके नाच रहा हूँ, आंख में पट्टी बांध दिया, ठीक है, नाच रहा हूं मैं, नाच रहा, ठीक है, तलवार लिया हूं, आंख में पट्टी बांधा हुआ हूं, नाच रहा हूं, अभी कहाँ? बाजार में। अब नाचते 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 तलवार दो तीन लोग को चुभ गई, दो तीन लोग स्वर्गवासी हो गए। तो जो मेरी लिबर्टी थी कुछ भी करने की, लेकिन जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए हमारे तलवार के चुभ जाने से, वो उनके पास भी तो लिबर्टी था, उनके पास भी तो ये स्वतंत्रता थी, वो भी कुछ कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे को नुकसान पहुंचाया ना, दूसरे को तकलीफ में लाया ना, तो हमने दूसरे का अधिकार के हनन किए ना, ठीक है। तो अधिकार है कुछ भी करने का, लेकिन जब तक किसी दूसरे को कष्ट ना हो, हमारे कृत्य से, हमारे कार्य से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, ठीक है। कानून में राइट ऑफ फॉरबिड मीन्स भूलने का या माफ करने का अधिकार है, ऐसे सिर्फ कृत्य को जिससे कुछ नुकसान सोसाइटी को पहुंचा हो, किसी व्यक्ति को पहुंचा हो, तब उसमें कोई माफी नहीं होगी। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये कानून सबका है, नियम कानून सबके हैं, सभी नागरिकों के ऊपर लागू होंगे, नागरिक सब बराबर है कानून के आगे, सब कोई कानून बनाने में अपना सहभागिता दे सकता है। कैसे? या तो खुद उसमें होगा, या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना करके, जिता करके वो कानून बना सकता है, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है उस कानून को बनाने में। No man be accused, arrested or detained except in case determined by the law. किसी भी व्यक्ति को ना जेल में डाला जा सकता है, ना कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है, जब तक किसी कानून का वो उल्लंघन नहीं करता है। एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। हर एक नागरिक बोल सकता है, लिख सकता है, छाप सकता है आजादी से। He must take responsibility for the abuse of such liberty in case determined by the law. और अगर किसी प्रकार से कानून का कोई पाया गया कि हाँ वो गिल्ट है, तब उसमें कोई एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। फिर एवरी सिटीजन, अच्छा हो चुके हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉमन टैक्स इज indispensable, it must be assessed equally on the all the citizens in the proportion of their mean. अब जो है, जो सेनाएं बनाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था चलाने के लिए जो भी लोगों की आवश्यकता है, उनकी जो सैलरीज होंगी, उन सबको देने के लिए जो पैसा चाहिए, जो कि हम कहते हैं टैक्स के रूप में लिया जाता है, ठीक है, वो टैक्स सबसे लिया जाएगा और एक सामान्य लिया जाएगा, बराबरी से लिया जाएगा, किसी से कम या किसी से ज्यादा नहीं होगा, सबसे एक समान टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं रहे, कोई भी बाहर नहीं रहे, हाँ उसे टैक्स नहीं देना। 17, since the property is a
sacred and inviolable right. No one may be deprived of it unless a legal stability, public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. किसी के भी कानून, उसका प्राइवेट मैटर, ठीक, वो खुद का है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। तब तक नहीं छीन सकता जब तक मान लीजिए अगर किसी प्रकार से समाज को जरूरत है या फिर उसकी उसकी जरूरत है, किसको, स्टेट को रिक्वायरमेंट है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है, तब उसको छीना जा सकता है। लेकिन उस केस में भी क्या कहते हैं, उसका कंपनसेशन कौन देगा? उसका कंपनसेशन देगा आपको गवर्नमेंट, पहले से दे करके रखेगी। क्लियर? फिर द बी सोर्सेस, द revolutionary journalist Jean Paul Marat commented in his newspaper La Ami du People, the friend of the people। जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैन पॉल मैरेट, जो कि अपने न्यूज़पेपर द फ्रेंड ऑफ द पीपल में उन्होंने एक लिखा था, एक लेख लिखा था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। उनने कमेंट किया था, उनने एक व्यंग कहा था या फिर जो कुछ भी कहा था, किसके ऊपर? उस कानून को, उस संविधान को जिसको नेशनल असेंबली ने बनाया था। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। उनका कहना था कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो ये काम है, अमीर लोगों को दे दिया गया है। द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय द पीसफुल मीन अलोन। तो जो गरीब आदमी है वो गरीब होता ही रहेगा और वो कहीं ना कहीं उनकी हालत नहीं सुधरेगी। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। और हमारे पास कई सबूत हैं कि कैसे पैसा कानून को छेड़ता है या कानून को नुकसान पहुंचाता है, संविधान को तोड़ता है। Yet law will be last only as long as the people agree to obey them। या कानून तब तक ही रहेगा जब तक लोग उन्हें मानेंगे। And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of the wealth। और जब वो लोग जान जाएंगे कि हाँ इस तरह से हमारे साथ छल किया जा रहा है, तो सभी के साथ वही व्यवहार होगा जो एक के साथ होगा। अब रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल्स, अब यहाँ पे हम कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में जैसे दिखाया गया है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के दिन नहीं पढ़ेंगे। आइए आज सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है, सिंबल्स देखते हैं। रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल्स, द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ इन द 18th century कुड नॉट रीड और राइट। ज्यादातर महिलाएं और पुरुष 18वीं शताब्दी में फ्रांस में पढ़ और लिख नहीं सकते थे, ठीक है। अब ये नहीं आश्चर्यचकित ना हो कि हमें फ्रेंच पढ़ने के लिए तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। अरे भाई हिंदी भी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, हम हिंदी में समझा रहे हैं ना। उसके लिए हमने कोई स्पेशल कोर्स करने के लिए जापान नहीं गए थे, क्लियर। तो ये मत परेशान हो, हाँ उनको बोलना लिखना नहीं आता था तो फ्रेंच भाषा उनको बहुत आसानी से आ जाती थी। सीधी सी बात है, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हो। So image and symbols were frequently used instead of print words to communicate important ideas। तो नए तरीकों को अपनाया जाता था जिसमें था इमेजेस प्रिंट की जाती थी, सिंबल्स दिखाए जाते थे, बजाय इसके कि कोई चीज लेख लिखा जाए। क्यों? क्योंकि सिंबल्स जो कोई नहीं पढ़ पा रहा है, जो कोई नहीं लिख पा रहा है, वो भी समझ जाता है, ठीक है। तो नए आइडियाज के सिंबल्स होते थे। द पेंटिंग बाय द ले बैरबियर uses many such symbol to convey the content of declaration of right। जो पेंटिंग थे ला बैरबियर की, वो कई सारे जो है सिंबल्स बनाए गए जो कि बताते थे, लोगों को समझाते थे अधिकारों को, जो इंसानों को अधिकार दिए गए थे उसके बारे में। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। आइए इन सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर। चेन्स वेयर यूज्ड टू द फेटर द स्लेव्स। चेन्स का इस्तेमाल किया जाता था किनको? जो गुलाम थे उनको जकड़ने के लिए। अब ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट बिकमिंग फ्री। अब ब्रोकन चेन जो है, टूटी हुई चेन, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कहीं ना कहीं फ्री किया गया, आजाद किया गया। किनको आजाद किया गया? वो स्लेव्स, लोगों को जिनके पास अधिकार नहीं थे,
ठीक है, स्लेव्स को फ्री किया गया, ठीक है, स्लेव्स को फ्री किया गया, आजाद किया गया, और जिनके पास फ्रीडम नहीं था उन सभी को फ्री किया गया, आजाद किया गया, ठीक है। और जो लोगों को फ्रीडम मिली, तो कहीं ना कहीं ब्रोकन चेन क्या दिखा रहा है, फ्रीडम को दिखा रहा है, ठीक है, आजादी को दिखा रहा है कि हाँ स्लेव्स को आजादी मिली, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। द बंडल्स ऑफ रॉड्स एंड फिश, ठीक है, रॉड्स का एक बंडल और उसमें फिश से बने हुए, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, ये दिखाता है कि जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे या हमको पढ़ाया गया था कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, बट एक बंडल ऑफ स्टिक्स को कोई नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पे दिखाया गया वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, एक रॉड को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, बट नॉट अ एंटायर बंडल, लेकिन एक बंडल को हम नहीं तोड़ सकते। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है, वो किसमें है, यूनिटी में है, एकता में है। आईज विद इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर आंखें, रेडिएटिंग लाइट, जिससे उजाला निकल रहा है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, जो लोग देख रहे हैं, इसमें आंखें क्या दिखा रही हैं, नॉलेज को, ठीक है। द रेज ऑफ द सन विल डिराइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और ये दिखाया गया है कि जो उजाला है वो जो अंधकार छाया हुआ उसको सबको दूर ले जाएगा। अब स्क्रिप्ट, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मुंगरी टाइप का कुछ जो दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है, राजशाही ताकत को दिखा रहा है। स्नेक बाइटिंग ऑफ इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक सांप अपने पूंछ को खुद खा रहा है जिससे एक रिंग बन रहा है, एक अंगूठी बन रहा है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग और एंड, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक सिंबल मीन्स किसी चीज की ना शुरुआत कभी होती है ना कोई अंत, क्योंकि इस रिंग का भी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, ठीक है। रेड फ्रेजियन कैप, अब ये रेड फ्रेजियन कैप क्या है, कैप वन बाई स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री, जब कोई गुलाम जो है उसको आजादी मिल जाती थी, फ्री हो जाता था, आजाद हो जाता था, ठीक है, तो उसको ये कैप पहनना पड़ता था, जिससे ये पता चले कि हाँ ये पहले से गुलाम था, ठीक है। मीन्स कि अगर वो फ्री हो भी है तभी भी उसको एक कैप पहना के आइडेंटिफाई जरूर करा देते थे कि हाँ तुम कहीं ना कहीं तो गुलाम थे ही, ठीक है। ब्लू व्हाइट रेड, नीला, सफेद और लाल, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, राष्ट्रीय रंग था किसका, फ्रांस का। अब द विंग्ड वुमेन, पंख वाली महिला, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, इसमें दिखाया गया कि ये लॉ, ये कानून है, ठीक है, कानून की देवी है, ठीक है, जो कि सबको न्याय दिलाएंगी। द लॉ टेबल, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। ये टेबल ये दिखा रहा है कि सब एक सामान्य है कानून के सामने, और कानून एक समान है सबके सामने, मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ या इन फ्रंट ऑफ लॉ वी कैन से, ठीक है। तो ये सब चीजें जो समझाई गई इस चैप्टर में, ये सब चीजें जो क्लियर की गई इस चैप्टर में, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सिंबल्स इसलिए दिखाया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस समय पर कहीं ना कहीं लोग कहीं भी, लोग क्या कहते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते थे, लोग जान समझ नहीं सकते थे, लोग रीड आउट नहीं कर सकते थे, तो उस समय पर मैसेजेस कन्वे करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों के पास हम सिंबल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उनसे ही है मैसेज कन्वे करते थे। नेक्स्ट जो 33rd पॉइंट, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, वो हम कल पढ़ेंगे। होपफुली आप लोग घर में होंगे और मास्क जरूर पहन रहे होंगे, घर से बाहर निकलने से पहले सैनिटाइजर लगा रहे होंगे। ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करें। बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें फैल रही हैं, ठीक है।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भले ही आप किसी तरह से मैनेज कर ले जाएं, ऑक्सीजन किसी तरह से मैनेज कर ले जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट कराना सब कुछ कर ले जाएं, लेकिन जो लॉसेस होंगी, जो आपके शरीर को नुकसान होगा, वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसे वापस लाने का कोई एक संसाधन नहीं है। तो कृपया करके आपसे निवेदन है, आप बच्चों, खासकर आप घर पर बने रहो, घर से ना निकलो। और अभिभावक आपके घर के बाहर जाते हैं, जो भी जाते हैं, अगर उनको किसी को भी जुकाम सर्दी है तो उनसे दूरी बना और अपना ख्याल रखें। अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखें और साथ ही साथ आसपास सबका ध्यान रखें। ठीक है, आप स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो हम फिर से एक बार फिर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए दोबारा फिर क्लास में पढ़ पाएंगे, मिल पाएंगे और हम अपनी आगे डेवलप कर पाएंगे। Thank you very much for watching this video till last. Take care. Regularly wash your hands with soap or anything which you can afford. कोई भी साबुन लो भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल लो। ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे तो हम आगे जरूर मिलेंगे। कृपया करके अपना ध्यान रखें और टाइम पास ना करें, पढ़ें और खेलें, दोनों चीज। ठीक है, खेल रहे हैं तो मोबाइल में खेलें या उसमें एंटरटेन हो, बट लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।